फाइनेंशियल मॉडल एक ऐसा मॉडल जिसके थ्रू टॉप मैनेजमेंट जो है उसको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प होती है। इसको प्रेजेंट किया जाता है रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड के थ्रू। तो इसमें क्या स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फाइनेंशियल मॉडलिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और ये इस सीरीज का पार्ट 3 है, जिसमें अगर पूछा जाए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किस तरह से आपस में कनेक्टेड होती है, एक्सपेंस जो है उसको कैसे एनालाइज करते हैं, सोर्स डाटा जो है उसको लेते वक्त कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, समरी कैसे बनाते हैं, मार्कअप मार्कडाउन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो फाइनेंशियल मॉडल में होते हैं। इसके साथ ही मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कुछ वीडियोस जो आपको देखनी चाहिए अगर फाइनेंशियल मॉडल पर आप स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेना चाहते हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट अकाउंटिंग, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। इन स्पेसिफिक टॉपिक्स पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जो चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर बात करें कि जो तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, इसको एक सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए दो प्रॉफिट के लेवल आप देख रहे हैं, 100 रुपए और 200 रुपए, कौन सा बेटर है? हम ये नहीं बता सकते जब तक हम ये ना देख लें कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। मान लीजिए 100 रुपए कमाने के लिए इन्वेस्ट किया है 500, और 200 रुपए कमाने के लिए इन्वेस्ट किया है 5000। तो अगर हम सिर्फ प्रॉफिट को देखें तो लग रहा है कि 200 वाला बेटर है, बट जब हम देख रहे हैं कि 500 लगा के 100 मिल रहे हैं और यहाँ 5000 लगा के 200 मिल रहे हैं, अगर इसमें 5000 लगाते तो ये 1000 कमा लेता। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये जो फर्स्ट सिनेरियो है ये बेटर है। तो दैट मीन्स पीएनएल बताता है कि कितना परफॉर्म कर रहा है बिजनेस, कि कितना पैसा लगाया और कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है, कितना आपको कमा के दे रहा है। बैलेंस शीट बताता है कि कितनी पोजीशन है, मतलब इसकी पोजीशन ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा पोजीशन होल्ड कर रहा है, बट सिर्फ 200 रुपए कमा रहा है। तो कितना पैसा लगाया वो बताता है बैलेंस शीट, और उस पैसे को लगा के कितना कमाया वो बताता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। कैश फ्लो इनसे कैसे कनेक्टेड है? ये बेसिकली एनालाइज किया जाता है कैश फ्लो के थ्रू कंपनी की परफॉर्मेंस को, जब हम बात करते हैं अदर एस्पेक्ट से, जैसे कितनी सेल आप दिखा रहे हैं और कैश सेल कितनी है कैश फ्लो में, क्या उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है? अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब क्रेडिट सेल ज्यादा कर रहे हैं, तो फ्यूचर में बैड डेब्ट, लॉस ऑफ रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर हम बात करें कैश फ्रॉम ऑपरेशन, वो कितना है और नेट प्रॉफिट कितना है, अगर कैश फ्लो ऑपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा है नेट प्रॉफिट से, तो इसका मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट में बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं, बहुत सारे लायबिलिटीज है जो पे नहीं की, जैसे सैलरी पे नहीं की, वेजेस पे नहीं करे, रेंट पे नहीं किया। तो उससे पे नहीं किया तो कैश तो आपका बच गया, तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन में आपका प्रॉफिट आ गया, बट एक्चुअल में वो पे नहीं किया, तो इस वजह से नेट प्रॉफिट जो है वो कम है। तो एक अलर्ट साइन है जिस पर बिजनेस को फोकस करना चाहिए। कैश फ्रॉम ऑपरेशन कम है, नेट प्रॉफिट ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है या तो बिजनेस क्रेडिट सेल ज्यादा कर रहा है, क्रेडिट सेल ज्यादा कर रहा है तो कैश तो नहीं मिला, तो कैश फ्लो कम हो गया, या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो ज्यादा है। तो इस तरह से ये तीनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्टेड है। अब अगर पूछा जाए कि एक्सपेंस को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, इसको बताएं। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एक्सपेंस को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि जो पर्टिकुलर एक्सपेंस है उससे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। जैसे अगर मार्केट के एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में ज्वाइनिंग ज्यादा हो रही है, तो क्या उससे सेल में इंक्रीज हो रहा है? कोई नई मशीन खरीदी है, प्रोडक्शन की कोई नई मशीन खरीदी है, तो क्या उससे रॉ मटेरियल में, फ्यूल में सेविंग हो रही है? क्या उससे हमारी जो लेबर है वो ज्यादा एफिशिएंट हो पा रही है? तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो कॉस्ट है उससे क्या आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। परसेंटेज टू नेट सेल कंपेयर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल 100, रॉ मटेरियल 200, तो ये हमें ये नहीं बता रहा कि रॉ मटेरियल 200 ज्यादा है। अगर हम कंपेयर करेंगे परसेंटेज टू सेल से, अगर सेल है फॉर एग्जांपल 200 और दूसरे केस में सेल है 2000, तो परसेंटेज टू सेल रॉ मटेरियल जो है वो 200 वाला कम है। तो रॉ मटेरियल परसेंटेज टू सेल कितना है, क्योंकि ज्यादा सेल करने के लिए ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा रॉ मटेरियल। फिक्स एक्सपेंस जैसे एडमिन का जो खर्चा है फॉर एग्जांपल, वो चेंज नहीं होता, आप 1 यूनिट बनाए, आप 10 यूनिट बनाए, तो उसको आप हेड वाइज एनालाइज करेंगे, और पास्ट मंथ या पास्ट क्वार्टर जो है उससे ट्रेंड वाइज कंपेयर करेंगे, क्या उसमें कोई सब्सटेंशियल इंक्रीज है, और अगर हाँ तो क्यों। वेरिएबल खर्चे जैसे हमने बात करी थी रॉ मटेरियल की,
तो उसमें आप लिंक करेंगे की एक्टिविटी से, जैसे रॉ मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन से लिंक है, तो उसको आप परसेंटेज टू प्रोडक्शन देख सकते हैं। रॉ मटेरियल में फर्दर प्राइस में कितना इंपैक्ट आ रहा है, कंजम्पशन में क्या चेंज आ रहा है, पास्ट टेंस से आप उसको कंपेयर करके कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही इसमें देख सकते हैं अदर एक्सपेंस में एफिशिएंसी, जैसे लेबर है। फॉर एग्जांपल, माना गया था कि वो 100 यूनिट्स बनाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम में, बट उन्होंने 120 यूनिट बनाई, तो यहाँ वो 20% ज्यादा एफिशिएंट है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, मतलब जिसके ज्यादा होने से हमें बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, तो उसको आप ऊपर रखेंगे, और जो अदर फैक्टर है उसको आप डिवाइड करेंगे उससे। जैसे ज्यादा प्रोडक्शन अगर लेबर करती है तो हमें ज्यादा फायदा है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो इससे आप एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सपेंस जो है उसको एनालाइज किया जाता है। अब अगर पूछा जाए कि सोर्स डाटा, मतलब फाइनेंशियल मॉडल बनाने के लिए जो डाटा आप ले रहे हैं, उसको लेते वक्त कौन सी बातों का आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे जो डाटा आप ले रहे हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, और उसको आपको फर्दर अगर कभी एक्सप्लेन करना पड़ा टॉप मैनेजमेंट को, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर पाए, और उस डाटा को आप इजीली कंपेयर कर सकें पास डाटा से। जैसे फॉर एग्जांपल 3 महीने से आप डाटा ले रहे हैं, तो किसी भी मंथ को किसी भी मंथ से आप इजीली कंपेयर कर सके। उस डाटा में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, और जिस टाइम पर आपको डाटा चाहिए उस टाइम पर क्या वो डाटा मिल सकता है, और उस डाटा का एक फॉर्मेट डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं है हर महीने अलग अलग फॉर्मेट में आपको डाटा मिल रहा है। उस डाटा के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है, या फिर कौन सा ऐसा पर्सन है जो उस डाटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको डिसाइड करेंगे ताकि आप उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सके। फर्दर इसमें देखें कि जो डाटा आप ले रहे हैं उससे रिलेटेड फ्यूचर में क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि उस डाटा को लेके जो आप मॉडल बना रहे हैं उससे रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट फ्यूचर में हो सकती है, तो उसको इनकॉर्पोरेट करके उसी हिसाब से आप डाटा को देखेंगे। कौन से डिपेंडेबल फैक्टर्स हैं डाटा के, उसको आप देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो पर्सन जो आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा है, जस्ट इन केस अगर वो डाटा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, या फिर उसमें कोई लिमिटेशन फैक्टर है कि वो फर्दर किसी से डाटा ले रहा है, तो उसमें क्या क्या डिपेंडेबल फैक्टर है आप उसको देखेंगे। फर्दर आप उस डाटा को समझेंगे कि किस तरह से आपको डाटा दिया जा रहा है, उसके पीछे क्या कैलकुलेशन, क्या सोर्स इंफॉर्मेशन है। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जस्ट इन केस किसी मंथ अगर आपको डाटा नहीं दिया जाता, तो आप काफी एक्यूरेट एस्टिमेट कर सकते हैं। जो पास्ट मंथ का आपके पास लेटेस्ट डाटा होगा उसको आप एस्टिमेट करके एक सोर्स डाटा खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स होते हैं जो सोर्स डाटा में आपको देखने चाहिए। अनदर इसमें पॉइंट हो सकता है कि जो समरी बनाते हैं फाइनेंशियल मॉडल की वो किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले इसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं ग्रोथ रेट, कि सेल जो है वो किस तरह से आपकी ग्रो कर रही है। अनदर इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट के फैक्टर हैं वो किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें। जैसे अगर हम बात करें प्राइस की, रॉ मटेरियल खरीदने का, परचेज का आपका क्या प्राइस है, फ्यूल का कंजम्पशन का क्या प्राइस है, और सेल में आपका क्या प्राइस आपने डिसाइड किया है, अलग अलग फैक्टर्स पे अलग अलग प्राइस पे आपका क्या प्रॉफिट आपको कैलकुलेट होके आएगा। सेगमेंट वाइज देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपनी 3 तरह के प्रोडक्ट में डील कर रही है, ओवरऑल 3 तरह के वेरिएंट है, तो किस वेरिएंट से आपको किस लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है, किस लोकेशन से, किस कस्टमर से, किस प्रोडक्ट से कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो इसको देख सकते हैं। अगर कोई मैनेजमेंट पॉलिसी में कोई चेंज होता है, कोई नया डिसीजन लिया जाता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फर्दर इसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस किया जाता है, जिसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। मतलब अलग अलग लेवल पे, जैसे अलग अलग रॉ मटेरियल के प्राइस, अलग अलग सेल वैल्यूज, या फिर अलग अलग फ्यूल कंजप्शन, तो इसमें क्या अलग अलग प्रॉफिट के लेवल आ सकते हैं, इसको एक टेबल के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से जो समरी दे सकते हैं आप फाइनेंशियल मॉडल के साथ, जिससे मैनेजमेंट एक ओवरव्यू ले सकती है प्रॉफिट लेवल्स का। अब अगर पूछा जाए कि मार्कअप और मार्कडाउन ये क्या होता है। देखिए, मार्कअप इसका मतलब क्या होता है कि जैसे बिजनेस की मान लीजिए एक प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट है 100 रुपीज, इसमें कंपनी कहती है कि हमें 20% एडिशनल ऐड करके बेचेंगे, तो इसमें जो मार्किंग है वो है 100, उसमें आप 20% अप कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं मार्कअप। तो आप बेच रहे हैं 120 पर, बट बिलिंग रेट मान लीजिए कंपनी का है 50 रुपीज में कोई प्रोडक्ट बेच रही है, आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो डिस्काउंट जब देंगे तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। ये जो मार्किंग है बिलिंग रेट पे हो रही है, और इसमें आपको 20% नीचे जाना पड़ रहा है, तो मार्क डाउन हो रहा है। डाउन होने के बाद जो नेट बिलिंग रेट है वो है 40। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मार्कअप और मार्कडाउन का। अनदर पॉइंट इसमें पूछा सकता है कि कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो फाइनेंशियल मॉडल में ध्यान रखे जाते हैं। सबसे पहले जो भी आप फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं
उसको इजी अंडरस्टैंड किया जा सके और इजीली आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको ऑपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। जो भी उसके रिजल्ट्स हैं, जो भी आउटपुट है, जो परफॉर्मेंस आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको इजी किसी भी पीरियड से कंपेयर किया जा सके। एक्यूरेसी, आप सेल्फ एक्यूरेसी उसकी जस्टिफाई करेंगे कि जो डाटा अपने फाइनेंशियल मॉडल के थ्रू आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो 100% करेक्ट है। अगर मैनेजमेंट किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इन डेप्थ एनालाइज करना चाहती है या फिर सोर्स डाटा के थ्रू उससे कम्युनिकेट करना चाहती है तो इन डेप्थ एनालिसिस आप प्रोवाइड करा सके। इसमें कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स होने चाहिए कि खुद से फाइनेंशियल मॉडल जो है वो बताए कि ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आपको इमीडिएटली फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट ट्रेंड से या फिर ये ज्यादा है जो भी अभी लास्ट रिसेंट एक्सपीरियंस किया है उससे। तो सेल्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स इसमें होने चाहिए। अनदर पॉइंट इसमें ये हो सकता है कि अगर चेंज किया जाना है फॉर्मेट में या फिर स्ट्रक्चर में, कोई नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, तो वो इजी टू एडजस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा अगर उसमें चेंज करना पड़ रहा है तो आपका पूरा फाइनेंशियल मॉडल उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो फाइनेंशियल मॉडल में ध्यान रखे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हमने फाइनेंशियल मॉडल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं उसको कम्युनिकेट किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।